नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल की परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, सह आचार्य हिंदी, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1700 से 1900 तक के काल को रीतिकाल माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इस काल में काव्य कला का अत्यधिक उत्कर्ष हुआ। विचारणीय यह है कि ऐसा क्या हुआ कि कविगण भक्ति से रीति की ओर उन्मुख हो गए। इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए हमें रीतिकाल के समग्र परिप्रेक्ष्य को समझना पड़ेगा। इस काल में भारत के इतिहास का चरम उत्कर्ष को पहुंचे मुगल साम्राज्य की अवनति के आरंभ और धीरे धीरे उसके अंत का कोरा चिट्ठा है। इस काल की विभिन्न परिस्थितियां इस प्रकार रही। राजनीतिक परिस्थितियां इस काल में व्यक्तिवादी निरंकुश राजतंत्र का बोलबाला था। अकबर की कूटनीति शांति चेष्टाओं और समन्वय भावना से राजनीतिक वातावरण को शांति, निश्चितता, सुरक्षा, विकास, समझौता, समझ, सौहार्द को नई हवा तो मिली, परंतु इतना होने पर भी अकबर के अनेक रानियां थी। उनमें विलासिता की प्रधानता थी। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर तो सुरा व सुंदरी के चक्कर में ही रहे। उसे राजकाज से सरोकार भला क्यों हो। अपनी रूपशी पत्नी नूरजहां के इशारों पर चलते उन्हें साके के हाथ से पिलाई जाने वाली शराब राजकाज से अच्छी लगती थी। शाहजहां में धार्मिक सहिष्णुता थी, साथ में वे कला प्रेमी थे। फलस्वरूप लोगों ने अपनी कला का प्रदर्शन करना अधिक अच्छा समझा। इस प्रदर्शन प्रधान पद्धति का हिंदी साहित्य पर भी प्रभाव पड़ा। शाहजहां ने अपनी आंखों से पुत्रों को गद्दी के लिए झगड़ते हुए, दारा को मरते हुए देखा। औरंगजेब के गद्दी पर बैठते ही विभिन्न कलाओं एवं संगीत की मानो अर्थी निकल गई। उन्होंने विलासिता के घिनौनेपन को समाप्त करने के लिए कई फरमान निकाले, पर घुंघरुओं की झंकार और मद का नशा सामंतों पर इस प्रकार हावी रहा कि वे फरमान भी काम न आए। स्त्री मनोरंजन का साधन मात्र बन गई। उसकी इच्छा बेमानी हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी भी किसी न किसी गणिका के प्रति अपनी आसक्ति दिखाते रहे। वे पुरुषार्थहीन, दब्बू और अशक्त रहे। सैयद भाइयों की कूटनीति और नादिर शाह तथा अब्दाली के हमलों से मुगल खानदान की साख मिट्टी में मिल चुकी थी। जहांगीर से लेकर बहादुर शाह जफर तक के ऐतिहासिक कालक्रम में हिंदी का रीतिकाल पनपा, समृद्ध हुआ और परिवर्तित भी हुआ। सामाजिक परिप्रेक्ष्य यथा राजा तथा प्रजा की उक्ति इस काल में सटीक बैठती है। शासक वर्ग का प्रभाव सामंतों पर भी पड़ा। संपूर्ण समाज में शारीरिक सौंदर्य का सौदा होने लगा। अशिक्षित जनता में बाल विवाह, पर्दा प्रथा आदि कुप्रथाएं चल पड़ी। सभी ओर दासियों की मांग बढ़ने लगी। समाज की आर्थिक स्थिति डवाडोल होने लगी। शासक वर्ग शोषण पर उतर आए और प्रजा शोषित हो चली। भारतीय समाज हिंदू और मुसलमान वर्गों में तथा हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण व्यवस्था में और मुसलमान शिया और सुन्नी के
संघर्ष में वर्गों में बंट गया। आर्थिक परिस्थितियां, जाति पाति के बंधनों में जकड़े समाज में व्यवसाय वंशानुक्रम से चलने लगे। उत्पादक वर्ग अर्थात किसान, बढ़ई, लोहार, कहार, जुलाहा इत्यादि तथा उपभोक्ता वर्ग राजा, रईस, सामंत, नवाब आदि के बीच की खाई बढ़ने लगी। कवि, कलाकार आदि उत्पादक वर्ग से होते हुए भी उपभोक्ता वर्ग की खुशामद करने लगे। चूंकि कवियों की मूल वृत्ति भोग विलास की नहीं थी, क्योंकि भोग विलास का उनका परिवेश नहीं रहा था, उनके पास में कोई अनुभव नहीं था, इसलिए पुस्तकीय ज्ञान के साधन या आधार पर कामशास्त्र, अलंकार शास्त्र एवं रस शास्त्र की रचना करने लगे। धार्मिक परिस्थितियां, इस काल में धर्म की बात करना उचित प्रतीत नहीं होता। भक्ति काल की सूर की राधा इस काल के कवियों के लिए एक साधारण रमणी हो गई और तुलसी की सीता को कवि लोग वेश्यालयों में घसीटने लगे। इस काल में पवित्रता के स्थान पर कामुकता की प्रधानता मिलती है। साहित्यिक परिस्थितियां, रीतिकाल में कवि एवं कलाकार, साहित्यकार किसी न किसी आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करने लगे। कवि आश्रयदाता राजा पाने की होड़ में लग गए तथा सामंत लोग अपनी प्रशंसा और यशोगान सुनने के लिए किसी अच्छे कवि एवं कलाकार की खोज में रहने लगे। रीतिकालीन कवि एक सांस में कवि तो दूसरी सांस में आचार्य बनने का प्रयत्न कर रहे थे। समग्रतः इस काल के परिप्रेक्ष्य को दो काव्य पंक्तियों में व्यक्त करें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंक्तियां हैं, सेज है, सुराई है, सुरा और प्याला है, सुबाला है, दुशाला है, विशाल चित्रशाला है। इस प्रकार की है परिस्थितियों में रीतिकालीन साहित्य का सर्जन हुआ। थैंक यू।